हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये आपका हिंदी का मॉडल सेट है, कंप्लीट वर्मा प्रेस। इसमें जो है सेट 1 से लेके 5 तक पूरा बताया जाएगा। इसको ध्यान से देखिए। अगर अभी तक आप लोग हिंदी में जो है कुछ नहीं पढ़े हैं तो इसको देख के आप लोग 30 बाय 30 ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में 50 बचे 50 ला सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। ये आपका क्लास 10 का हिंदी का कंप्लीट वर्मा प्रेस है। आपका जो होने वाला एग्ज़ाम है 18 को, उससे पहले आप लोग ये वीडियो को 2 बार 3 बार अच्छा से देख लीजिए और समझ लीजिए। इससे पता भी चलेगा आपको किस टाइप का कितना क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। और भी सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट वर्मा प्रेस वीडियो बना दिए हैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, सब का। सिर्फ हिंदी बाकी था, आज ये भी आप लोग का कंप्लीट होगा। चलिए सेट नंबर 1 से शुरू करते हैं। एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा आप लोग। चलिए, पहला पैसेज है गद्यांश। स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के प्रमुख स्तंभ है। इसके अतिरिक्त तनाव से बचना और सकारात्मक सोच रखना भी स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक होते हैं। स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होते हैं वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम होते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे दीर्घकालीन बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले एग्जाम में आपको क्या करना है, ये गद्यांश जो है इसको पढ़ना है, समझ गए। उसके बाद क्वेश्चन पे आना है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश का प्रमुख स्तंभ क्या है? तो संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद। ए नंबर होगा। देखिए यहाँ लिखा है संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य का प्रमुख स्तंभ है। वही ना पूछा है, प्रमुख स्तंभ। दूसरा, स्वास्थ्य का सीधा संपर्क किससे है? दैनिक कार्यों और उत्पादकता से। स्वास्थ्य का सीधा संपर्क किससे है? देखिए यहाँ लिखा है स्वास्थ्य का सीधा संपर्क दैनिक कार्यों और उत्पादकता से है। हो गया। चलिए अब 3 नंबर, तनाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हम लोग को सकारात्मक सोच रखना चाहिए। भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नजरअंदाज करके हम लोग जो है दीर्घकालीन बीमारी का खतरा बना सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा है ये स्वास्थ्य को नजरअंदाज करके हम लोग दीर्घकालीन बीमारी का खतरा बढ़ा सकते हैं। और सकारात्मक बोला, तनाव से बचना और सकारात्मक सोच से हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। हो गया चारों। चलिए अगला, ये है पदांश। नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान। मतलब ये नारी, महिलाओं के बारे में बताया गया है। पुरानी महिला, वह स्नेह का सागर, करुणा की धार, नारी है सृजन की अद्भुत पुकार। संघर्ष से आगे बढ़ता है नारी, हर बाधा को वह सरलता से हारी। समर्पण, साहस, धैर्य का प्रतीक, नारी के बिना जीवन है अधूरा धीर। सम्मान दो नारी को, पहचान दो। सम्मान बोला है, सम्मान देने का बात बोल रहा है यहाँ। एक होता सम्मान माने कोई चीज़ दो नारी को, एक होता सम्मान माने आदर सत्कार दो, इज्जत दो। उसके सपनों को भी उड़ान दो। नारी है प्रकाश, नारी है जीवन, उससे ही है यह जगत स्पंदन। पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या है? सृष्टि अधूरी है। देखो यहाँ शुरुए में दिया था, ऊपर वाला में, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि मतलब संसार। नारी को किसका प्रतीक माना गया है? समर्पण, साहस और धैर्य का। देखिए यहाँ दिया है, नारी को समर्पण, साहस और धैर्य का प्रतीक माना गया है। अगला, पद्यांश में नारी को किन गुणों से संबोधित किया है? स्नेह, करुणा और सृजन। देखिए यहाँ लिखा है स्नेह, करुणा और सृजन। स्नेह, करुणा, सृजन। आगे, नारी के सपनों के लिए क्या किया गया है? उड़ान देना। नारी को उड़ान दो, सपनों को उड़ान दो, उसका उड़ा नहीं दो।
नारी के सपनों को उड़ान दो, यहाँ लिखा है। चलिए अब हो गया, मतलब 4 4 8 नंबर का आपका गद्यांश है। अब 9 नंबर से देखिए क्या है। ये शुरू हो गया आपका व्याकरण। सकर्मक क्रिया क्या होगा? जिसमें कर्म हो। कर्म कैसे पता करेंगे? पूछेंगे क्या? जैसे वह खा रहा है, क्या अगर आ गया आंसर कुछ, जैसे वह आम खा रहा है, क्या खा रहा है? आम। वह उपन्यास पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? उपन्यास। वह पत्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है? पत्र। अगर आंसर आ जाए तो कर्म। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, क्या खा रहा है? खाना। चमकना, रोना, उड़ना, हंसना, ये सब जो है अकर्मक क्रिया है, मतलब बिना कर्म का क्रिया। याद रखना, जो काम सब आदमी एक जैसा कर रहा है और पता चल रहा है कि हाँ, जैसे खा रहा है तो पता नहीं चल रहा है क्या खा रहा है, लेकिन सो रहा है तो पता चल रहा है, हंस रहा है तो पता चल रहा है, रो रहा है तो पता चल रहा है, तो ये सब है अकर्मक। आप ये बताइए तो राम पत्र लिख रहा है, सकर्मक होगा या अकर्मक? कमेंट करके बताइए आप लोग, कौन कौन मेरा बात को ध्यान से सुन रहा है। और जिसके पास ये PDF नोट्स नहीं है बोलिएगा, हम भेज देंगे, ठीक है। एक अच्छा सा कमेंट भी सब कीजिए और इसका आंसर दीजिए। राम पत्र लिख रहा है। चलिए अब 10 नंबर, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में प्रमुख अंतर है। तो कर्म का, कर्म अभी तुरंत बताए। अकर्मक क्रिया क्या होता है? जिसमें कर्म ना हो, मतलब बिना कर्म। जबकि सकर्मक क्रिया क्या है? जिसमें कर्म है। सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है? कर्म होता है। इनमें से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है? जैसे बच्चा दौड़ रहा है, अब क्रियापद और क्रिया क्या है देखिए। जैसे बच्चा दौड़ रहा है, इसमें दौड़ना क्रिया हुआ। लिख जा, रो, पढ़, ये सब मूल क्रिया है, धातु। ये दौड़ रहा है, क्रिया के बाद जितना चीज रहता है उसको बोलते हैं क्रियापद। और इसमें कोई क्रियापद नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो 1 नंबर बिल्कुल सही। मतलब आप क्रिया पढ़ लीजिए, सकर्मक अकर्मक प्रैक्टिस, उससे 2 नंबर है फिक्स। पत्र शब्द का अर्थ नहीं है, पत्रिका है, चिट्ठी है, पत्ता है, पुस्तक नहीं है, तो आंसर क्या होगा? D नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। नहीं वाला ध्यान रखना है। मुख शब्द का अर्थ क्या होता है? मुख माने मुंह होता है, यहाँ मुंह दिया नहीं है तो चेहरा में मुंह रहता है, सिर के ऊपर मुंह थोड़ा रहता है। अवयव शब्द क्या है? अवयव शब्द मतलब जो, जिस पर लिंग वचन कारण किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो अपना स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता है, मतलब C नंबर। मतलब देखो, राम और श्याम बाजार गए, सीता और गीता, यहाँ भी लिंग वचन कारण इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे वह बस से जा रहा है, बालक चांद की ओर देख रहा है, बालिका भी रहेगा तो की ओर ही लगेगा। वह जल्दी आया, वाक्य में जल्दी क्या है? ये क्रिया विशेषण है। राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष समास, राजा का महल। बहुव्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं? तो समास का अर्थ दोनों पद से जो है अलग है। जैसे बहुव्रीहि समास मतलब क्या हुआ? हम थोड़ा समास बता देते हैं, ट्रिक हम 3 का जानते हैं तो आपको 3 को बता देते। एक द्विगु होता है, एक द्वंद्व होता है। द्विगु मतलब द्विगु मतलब 2 गो, मतलब संख्यावाचक बात हो रहा है। जैसे तिरंगा, 3 रंगों का। लेकिन एक चीज याद रखना है, जैसे त्रिलोचन आ जाए तो ये द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि इसका अर्थ शिव से बार हो रहा है, मतलब शिव के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये स्पेशल चीज हो गया। तो स्पेशल मतलब बहु, मतलब बहुव्रीहि, लंबोदर, ये सब स्पेशल है, बहुव्रीहि। और द्वंद्व समास क्या होगा? द्वंद्व समास जिसको मतलब हैपन, इसके द्वारा, योजक द्वारा अलग करते हैं। जैसे रात दिन, रात और दिन, माता पिता, माता और पिता, हो गया। तो यहाँ क्या लिखा है? बहुव्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं? समास का अर्थ दोनों पद से अलग होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, मतलब गणेश। तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूँगा, ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। कैसे पता किए? यहाँ दिया है जोड़ने वाला, और 2 आदमी का बात हो रहा है। तुम स्कूल जाओ और हम घर पे रहेंगे। एक होता है सरल, एक संयुक्त, एक मिश्र, 3 प्रकार का वाक्य होता है। मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया, मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया, तो ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि एक ही आदमी का बात हो रहा है। मिश्र वाक्य को पहचानने का अगला नियम है लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु, क्योंकि इसी में आ गया। चलिए आगे चलिए। समझ में आ रहा है? थोड़ा हिंदी, जो कभी भी हिंदी नहीं पढ़े हैं उसको भी समझ में आ जाएगा, समझ गए?
और हिंदी का अगर बुक वाला किसी को पढ़ना है पूरा, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ से प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ हम देने वाले पर भी हंसता है और उसके लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा। यहाँ से पकड़ लिए। सुभाष की प्रतिमा मतलब नेताजी, नेताजी मतलब नेताजी का चश्मा जिसको स्वयं प्रकाश लिखा है। हो गया। तो गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा है? कौम के मानसिकता और अपने देश के प्रति उसकी निष्ठा का। गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का अर्थ क्या है? लेखक ने या सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर कोई कमी थी, मतलब चश्मा नहीं था, कैप्टन बार बार बदलता था, बेटे की क्रियाकर्म में तूल नहीं किया पतहू, मतलब ये बाल गोविंद भगत का हो रहा है। मानवी करना की ये बाल गोविंद भगत चैप्टर का नाम ये है, रामवृक्ष बोनीपुरी जिसको लिखा है। भगत का निर्णय क्या था? पतहू को दूसरी शादी कराने का। बी नंबर। आंसर आप नीचे देख सकते हैं। पतहू ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा? मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्यांश को पढ़ना है। भुजबल भूमि भूप बीनू किन्ही, विपुल बार मही देव नह दिन ही, सहस बाहुभुज छेद निहारा परसु, मतलब ये ले देखिए किसका किसका बात हो रहा है। सहस बाहु, परसु, भूप, महिदेव, मतलब ये बात हो रहा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तुलसीदास जिसको लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास, रामचरितमानस। तो गर्भनह के अभ्रक दलन में अभ्रक का क्या अर्थ है? बच्चा। मतलब ये बोलता है परशुराम, मेरा फरसा से जो है गर्भ के अंदर छुपा बच्चा भी जो है मौत के घाट उतर जाता है। अब महिप कुमार किसे कहा गया है? ये लक्ष्मण को कहा गया है। विपुल बार महिदेवन दिन ही में महिदेव किसका संदर्भ है? महादेव शिव। महिदेव मतलब महादेव शिव। परशु बिलोकु महिप कुमार में परशु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? परशु होता है एक प्रकार का अस्त्र, फरसा जिसको बोलते हैं, एक युद्ध अस्त्र। गंतोक का अर्थ क्या है? गंतोक मतलब पहाड़, सिक्किम की राजधानी है। जितेंद्र नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई है? दलाई लामा। ये सिखों का गुरु है, तिब्बत का था ये। सेट 1 आपका कंप्लीट हो गया पूरा। ध्यान से इसको देखिए, पूरा 5 सेट उड़ा देंगे हम इसमें। पहले ऑब्जेक्टिव, उसके बाद एक वीडियो आएगा 2 घंटा, उसमें सब्जेक्टिव। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए सब, अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फुल वीडियो को देखिए कम से कम आप लोग 2 बार 3 बार। चलिए आगे चलता है। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होता है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला व्यक्ति दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोस के उद्देश्य से करते और न अपनी चाल को ही पड़ोस की चाल मानकर मंदित होते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेते हैं जिस सपनों में व्यवहारिक अर्थ नहीं होता। साहसी मनुष्य अपने उधार नहीं लेते, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ते हैं। मनुष्य के सपने उधार नहीं ले। झुंड में चलना यह भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेले होने पर ही मगन रहता है। अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है, जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सकता, ज़िंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सकता, वह सुखी नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। किसकी ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है? साहस की। तो सी नंबर हो जाएगा। अड़ोस पड़ोस को देख के चलना यह किस प्रकार के जीव का काम है? ये साधारण जीव का काम है। सी नंबर है साधारण जीव। साहस की क्या सबसे बड़ी होती है? ज़िंदगी। किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता? साहसी। चलिए अगला। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देखकर छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किए काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। हो सरल अथवा कठिन हो रास्ता, कर्मवीरों को न इससे वास्ता,
बढ़ चले तो अंत तक ही बढ़ चले, कठिनतर गिरी श्रृंग ऊपर चढ़ चले, कथित पन को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा। है संभव कुछ नहीं उसके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा। यह असंभव कायरो का शब्द है, कहा था नेपोलियन ने एक दिन। सच बताओ जिंदगी ही व्यर्थ है, दर्प बिन, उत्साह बिन और शक्ति बिन। चलिए आगे चलते हैं। संकटों से कौन घबराते नहीं, वीर। कठिन पन को देखकर कौन सदा मुस्कुराते हैं, कर्मवीर। असंभव किनका शब्द है, कायरों का। व्यर्थ का क्या अर्थ होता है, व्यर्थ का अर्थ होता है बेमतलब। आ गया। निम्न में से कौन अकर्मक क्रिया है? देखिए रोना, अभी तुरंत बताए। जो काम सब आदमी एक जैसा करता है, रोना, हंसना, सोना, उसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। क्या रोना क्या सोना थोड़ा होगा। पत्र लिखता है, क्या लिखता है, पत्र, सकर्मक। गाना गाती है, क्या गाती है, गाना। क्या खाता है, घास, तो ये सब सकर्मक हो गया तीनों। जो अवयव दो पदों, दो उपवाक, दो व्यक्तियों वाक्यों को परस्पर जोड़ता है उसको बोलते हैं समुच्चय बोधक अवयव। इनमें से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव नहीं है? तो और है जोड़ने वाला इसलिए, परंतु तो बहुत नहीं है, डी नंबर आंसर होगा। जब वर्षा होती है तब मोर नाचता है, ये कौन सा वाक्य होगा, मिश्र वाक्य। क्यों मिश्र होगा? जब वर्षा होती है तब मोर नाचता है, एक ही आदमी के बात हो रहा है, और लेकिन किंतु परंतु बंतु जब तब ये सब है तो मिश्र होगा। जिस समास में पहला पद अवयव मतलब प्रधान हो वह कौन सा समास है, अवयवी भाव। पहला पद अवयव माने अवयवी भाव। माँ द्वारा भोजन बनाया गया, ये है कर्मवाच। देखो एक होता है कर्तरीवाच, कर्तरीवाच माने क्या होगा, माँ ने भोजन बनाई, कर्तरीवाच। अब यहाँ द्वारा भोजन मतलब कर्म को कर्म पे जोड़ दिया गया तो कर्मवाच। वह पत्र लिखता है, कर्तरीवाच, पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा, या वह ये हो गया कर्मवाच। भाववाच भी होता है, जैसे वह सोता है, वह रोता है, वह गाता है। अकर्मक सकर्मक जानते हैं, जितना भी अकर्मक क्रिया है सब है भाववाच। माँ ने भोजन बनाई तो कर्तरीवाच होता, तो माँ द्वारा भोजन बनाई गई तो कर्मवाच। चलिए आगे चलते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मर गया। इकलौता बेटा था, वह सुस्त और बोधा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उसकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या पर करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के हकदार होते थे। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी, पुतहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उसका बेटा बीमार था, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, गाना गा रहे थे, बोल रहे थे, आत्मा तो परमात्मा से मिल गया, तो कैसा दुख है। भगत जी की पतहू कैसी थी, सुभग और सुशील स्वभाव, सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका। भगत जी का बेटा कैसा था, बोदासा, सुस्त और बोदासा, डी नंबर। बाल गोविंद भगत का कितना बेटा था, एक, एकलौता बेटा माने एक। फसल क्या है, और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली संदले मिट्टी का गुंदर रूपांतरण है, सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है, हवा की थिरकन का। तो फसल क्या है, फसल क्या है, तो देखो लिखा है नदियों, अरे फसल किसका जादू है, देखो यहाँ दिया है नदियों के पानी का जादू। फसल किसका रूपांतरण है, रूपांतरण, रूपांतरण कहाँ दिया है, ये रूपांतरण सूरज की किरणों का। फसल किसका गुणधर्म है, अभी तुरंत पड़ा, मिट्टी का। सिमटा हुआ संकोच है, हवा की थिरकन का। काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का काम कौन करता था, कैप्टन। दूसरा क्वेश्चन बताइए, नेताजी चश्मा पाठ का लेखक कौन है, लेखिका मनु भंडारी। एक कहानी अभी का बचपन जो है किस शहर में बीता, अजमेर, जो कि राजस्थान में है। बाल गोविंद भगत का कद कैसा था, ये मझोले कद के व्यक्ति थे। गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया, उद्धव को। भाग्यवान मतलब उद्धव बड़ा भागा है। अट नहीं रही है कविता में चारों ओर किसकी सुंदरता है, फागुन मतलब वसंत ऋतु। भोलानाथ के सिर पर क्या थी, लंबी लंबी जटाएं। प्रकृति द्वारा संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है, तो प्रकृति क्या करती है, सर्दियों में पहाड़ पर बर्फ जमा लेती है, गर्मियों में बर्फ पिघलता है, और बारिश में पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ लोगों की प्यास बुझाती थी। इनमें से सभी होगा। लेखक ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ लिखी थी, हिरोशिमा जापान का शहर है,
दूसरा विश्व युद्ध के समय वहाँ परमाणु बम गिरा था, तो रेलगाड़ी में। चलिए सेट 2 हो गया, अब सेट 3 पे चलते हैं। चलिए सेट 3 पे चलते हैं। पूरा सेट देखिए आप 5, तभी क्वेश्चन मिलेगा। साहित्य को समाज का दर्पण इसलिए कहा जाता है कि उसके माध्यम से हम युग विशेष की समस्याओं, परिस्थितियों तथा भावनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य से ही जातीय भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। प्रत्येक जाति के साहित्य का एक व्यक्तित्व होता है। केवल इतना ही नहीं, वरन एक जाति के ही साहित्य में उसके विकास के अनुरूप समय समय पर अंतर पड़ता रहता है। हिंदी साहित्य का इतिहास इस तथ्य की पुष्टि करता है। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल तथा आधुनिक काल के साहित्य में स्पष्ट रूप से अंतर देखा गया है। साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है? दर्पण कहा जाता है। देखिए यहाँ लिखा है, जीवन की अभिव्यक्ति क्या है? साहित्य। साहित्य में हम किन भावों का प्रतिबिंब देखते हैं? जातीय भावों का। साहित्य के किस काल में अंतर देख सकते हैं? देखिए यहाँ दिया है, भक्ति, रीति, आधुनिक। तीनों है, तीन में से सभी। चलिए आगे चलते हैं। ये पद्यांश है, पढ़िए पहले इसको। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा? लक्ष्य है अति दूर दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं। पथ के कंटक माने पथ का कांटा, सुमन माने फूल। जब प्रगति का नाम जीवन या अकाल विराम कैसा? लक्ष्य तक धनुष से जो छूटता है बाण कब मग में ठहरता? देखते ही देखते वह लक्ष्य का तो वेद करता। लक्ष्य प्रेरित बाण है, हम ठहरने का काम कैसा? चलिए अब देखिए इसमें, लक्ष्य तक बस यही है पथिक जो पथ पर निरंतर अग्रसर हो सदा गतिशील, उसका लक्ष्य प्रतिक्षण निकटवत हो। हार बैठे जो डगर में पथिक, उसका नाम कैसा? लक्ष्य तक। बाल रवि की स्वर्ण किरणें निमिष में भू पर पहुँचती, कालिमा का नाश करती, ज्योति जगमग जगत धरती। ज्योति के हम पुंज फिर हमको अम्मा से भांति कैसा? लक्ष्य तक। धनुष से छुटा हुआ बाण क्या करता है? धनुष से छुटा हुआ बाण क्या करता है? लक्ष्य को भेदता है, तभी वापस आता है। लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या मानते हैं? कांटा को भी फूल मानता है। बाल रवि की किरणें कैसी होती है? स्वर्ण। कहाँ तक पहुँचे बिना पथिक रास्ता नहीं बदलते? लक्ष्य तक। डी नंबर होगा। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया है? देखो, उड़ना अकर्मक है, सोना अकर्मक है, हंसना अकर्मक है, तो क्या बच गया? राम कार चला रहा है। क्या चला रहा है? कार। मैं खाली जगह आगरा जाऊंगा, कल आगरा जाऊंगा। इनमें में से कौन सा सब समुच्चयबोधक अवयव है? समुच्चयबोधक। समुच्च माने जोड़ना, अथवा। क्या होगा? अथवा। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक और दूसरा क्या होता है? आश्रित उपवाक। बी नंबर। नीलकंठ किस प्रकार का समान है? नीलकंठ मतलब हुआ ये नीला है जो कंठ, मतलब शिव। शिव का बात हो रहा है, मतलब ये शिव भगवान का बात हो रहा है, तो ये बहुव्रीहि होगा। स्पेशल समास है, तो स्पेशल माने बहु। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा गया। अगर रहता मजदूर पेड़ काटता है कर्तरीवाच होता, लेकिन मजदूर के द्वारा, द्वारा आ जाएगा तो कर्मवाच होगा। एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़े ना, उसी प्रकार है ये। मैं काली हूँ, बचपन से दुबली और मरियल सी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला को हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा से ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भावना की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। चलिए अब शुरू करते हैं। इस गद्यांश किस पाठ से लिया गया? एक कहानी यह भी, लेखिका मनु भंडारी है इसमें। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम क्या है? मनु भंडारी। 16 नंबर हो गया। चलिए 17। पिताजी की क्या कमजोरी थी? गोरा रंग, सुशीला को मिला था। बड़ी बहन की तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसी भावना आती थी? हीन भावना। हमारे हरी हरिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन। नंद नंदन मने नंद का नंदन बेटा श्री कृष्ण, हरिल पक्षी, सब बात हो रहा है। गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह होगी? हरिल पक्षी। गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान किसके समान लगता है? ये कड़वी ककरी के समान। बी नंबर। पूरा बुक नहीं पढ़े तो आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं उसको।
30-40 मिनट करके 2 गो वीडियो हो जाएगा। गोपियाँ जागते सोते सपनों में दिन रात किसका नाम लेती है? श्री कृष्ण का। यहाँ नंद नंदन किसे कहा गया है? नंद का नंदन माने श्री कृष्ण को। नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज से बनी है? संगमरमर। जी जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास लेखिका को पसंद आया था? सुनीता। बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे? कबीर दास को, इसलिए कबीरपंथी टोपी पहनता था वो। परशुराम के गुरु कौन थे? परशुराम के गुरु थे शिव। सूरदास की काव्य भाषा क्या है? ये ब्रज भाषा में लिखते थे। सांप से डरकर भोलेनाथ ने कहाँ शरण ली? माँ का आंचल में। माता का आंचल। चलिए और 2 है। गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? सिक्किम की राजधानी है। मैया कौन सा तेल भोलेनाथ के सिर पर लगाते थे? कड़वा तेल, मतलब सरसों का तेल। सेट 3 हो गया, मारिए ताली। अब सेट 4 की तरफ चल रहे हैं। चलिए अब सेट 4 देखिए, हिंदी का। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 1 से 4 का जो है उत्तर देना है। चलिए पढ़ते एक बार। हमारा पर्यावरण हमारी रक्षा कवच है। यह हमें प्रकृति से विरासत में मिला है। यह हम सबका पालन करता और जीवनधार है। वस्तुतः पर्यावरण रक्षण भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। पेड़ पौधे और जानवर हमारे मित्र है, इसलिए बड़े बड़े बाग बगीचे और पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है। शहर का फेफड़ा कौन है? बाग बगीचा और पार्क। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य कार्य माना जाता है। पीपल, बरगद, आम, नीम, जामुन, आंवला जैसे उपयोगी वृक्ष के रोपण को महान धार्मिक कृत्य माना जाता है, माने कार्य। पेयजल स्रोतों के निकट मलमूल त्यागने को पाप माना जाता है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि देखिए, इतना पैसेज पढ़ लीजिएगा, आप लोग का पैसेज जो मिल जाएगा। निकलने वाले प्रदूषित जल और कूड़े कचरे के शुद्धिकरण की व्यवस्था किया जाए। सरकारी स्तर पर इस दिशा में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण प्रदूषण रोकने में हम स्वयं भी सहयोग दे सकते हैं। यह काम हम 2 तरह से कर सकते हैं। पहला यह कि हम गंदगी न फैलाएं, दूसरा यह कि जहां गंदगी उसे साफ करने में सहयोग दें। अपने आसपास की नालियां को साफ रखें और जहां तहां कूड़ा कचरा आदि न फैलाएं। खुले में मलमूत्र विसर्जित न करें, साथ ही अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिकीकरण युग में चारों तरफ से प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। भविष्य में इसका दुष्प्रभाव कितना फैलेगा बताना मुश्किल है। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। हमें प्रकृति से विरासत में क्या मिली है? पर्यावरण, बड़े बड़े बाग बगीचे और पार्क को क्या कहा जाता है? अभी तुरंत बताया, शहर का फेफड़ा। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना जो है पुण्य कार्य माना जाता है। हमारा पर्यावरण हमारा क्या है? रक्षा कवच। रक्षा कवच कहाँ है? ये रक्षा कवच। चलिए अगला पैसेज। आधा घंटा हो चुका है और 10 मिनट। 2 में से क्या तुम्हें चाहिए? कलम या तलवार? मन से ऊंचे भाव की तन में शक्ति अजय अपार। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमाग से भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। लहू गर्म रखने को रखो मन में उज्ज्वलित विचार। हिंस जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। एक भेद है और जहाँ निर्णय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। जहाँ मनुष्य के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बहाव में बिजली होती होते दिमाग में गोले। जहाँ लोग पालते लहू में हलचल की धार, क्या चिंतन यदि वहाँ हाथ में हुई तलवार। चलो देखो शुरू करते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कलम और तलवार को मनुष्य की जिन शक्तियों के लिए प्रयुक्त किया गया है वह क्या है? अहिंसा और हिंसा। हिंस जीव को बचने के लिए क्या चाहिए? हिंस जीव को बचने के लिए क्या चाहिए? तलवार। कलम देश की शक्ति कैसी है? बड़ी। कलम किसके जलते अंगारे पैदा करती है? ये विचारों के। अब देखो आ गया ग्रामर। कौन सा अकर्मक क्रिया है? पत्र लिखता है सकर्मक, सिनेमा देखती है सकर्मक, गाना गाता है सकर्मक। तो जो बच गया नाचना अकर्मक।
सॉरी, और एवं या परंतु ताकि इसलिए लेकिन इत्यादि किस प्रकार का है? ये समुच्चय बोधक है, जोड़ने वाला। वह रात और दिन मेहनत करता है। मैं चुपचाप सुनता रहा और वह बकबक करता रहा। यह कौन सा वाक्य है? मैं चुपचाप सुनता रहा और वह बकबक कर रहा है। दो आदमी की बात हो रहा है, संयुक्त वाक्य। यथासंभव कौन सा समास है? अवयवी भाव। जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाए वह कर्तरीवाच्य है, और कर्म की प्रधानता जिसमें देंगे वो कर्मवाच्य। हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, हाथ पर काला चश्मा लगाए, आंख पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता। हलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे उसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही उसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हलदार साहब जीप में बैठकर चल गए। ये कहानी है नेताजी का चश्मा का, जिसको स्वयं प्रकाश लिखा गया है। चलिए, अब ज़्यादा नहीं है, पूरा देख लीजिए। हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? पान वाले के द्वारा पान खाना, पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना। बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? ये था कैप्टन, चश्मे वाला। कैप्टन क्या काम करता था? फेरी वाला था। हलदार साहब पान वाले से क्या जानना चाहता था? ये कैप्टन के बारे में। देखिए सही है सब। उधो तुम हो अति बड़भागी। उधो मने उद्धव। अपरस रहत सने तगा में नाहिन मन अनुरागी। पोइनती पात रहत जल। ये मतलब बोल रहा है कि कमल का पत्ता पानी में रहता है, तेल का गगरी तेल में रहता है, फिर भी तेल। ये तो सूरदास, ये मतलब ले देखिए बात हो रहा है किसका? उद्धव का। गोपियाँ कर रही है, मतलब ये है पद सूरदास का। गोपियाँ किसकी? अनन्य भक्ति श्री कृष्ण का। पुरनीति पात का क्या अर्थ है? कदम का, कमल का पत्ता। पुरनीति पात मतलब पानी के अंदर कमल का ही न पत्ता रहेगा। गोपियां ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? ये हुआ है कमल का पत्ता और तेल की मटकी से। कौन स्वयं को अबला और भौरा कर रही है? गोपियां। बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था? कैप्टन चश्मा वाला। सुई धागे का आविष्कार क्यों हुआ होगा? शरीर ढकने एवं सर्दी से बचने के लिए। सभ्यता और संस्कृति है ना, उसी पाठ से लिया गया है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? जब उसके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई। घेर घेर घोर गगन धराधर हो, यह पंक्ति किस कविता की है? यह उत्साह की है। यह दंतरुनी मुस्कान कविता में कवि को एकटक कौन निहार रहा है? शिशु। भोलेनाथ और उसके साथी इनमें से कौन सा खेल नहीं करते थे? मिठाई की दुकान लगाते थे, खेती करते थे, बारात का जुलूस निकालते थे। चलो अब देखो आगे। क्रिकेट नहीं खेलता था, तो यही सर। लायुंग की सुबह कैसी थी? सुहावनी थी, बेहद शांत और सुरम्य। लेखिका ने हिरोशिमा में क्या देखा? हॉस्पिटल देखा। वही हिरोशिमा जापान का शहर है जहाँ पे परमाणु बम गिरा था। अब सेट 5, लास्ट सेट। 5 सेट पढ़िए, हवा में रहिए, उड़ा दीजिए 5 सेट। बहुत मार्क्स आ जाएगा आप लोग का, टेंशन मत लीजिए। इसी वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा सर सब मिल गया, और थोड़ा बहुत हम एक्स्ट्रा बताते ही है। हिंदी सेट 5। चलिए पढ़ते हैं गद्यांश। गला फंस गया मेरा बोलते बोलते। हम जिस तरह भोजन करते हैं, गाछ वृक्ष भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज़ खा सकते हैं। नन्हे बच्चे के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पीते हैं। गाछ वृक्ष माने पेड़ पौधे। गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ वृक्ष जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाता है, माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव गल जाते हैं। गाछ वृक्ष वे ही तमाम द्रव सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाएगा और पेड़ मर जाएंगे। खुर्दबीन से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्टतया देखा जा सकता है।
खुर्दबीन माने दूरबीन होता है। पेड़ की डाल अथवा जड़ का उस तंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल है। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचय होता है। चलिए देखिए सेट 5, गाछ वृक्ष का अर्थ क्या होता है? पेड़ पौधे। क्या होता है? पेड़ पौधे। गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते? दांत। अभी तुरंत पढ़े। गाछ वृक्ष किस प्रकार माटी से रस पान करते हैं? जड़ के द्वारा। पेड़ कब मर जाते हैं? जब उसको पानी नहीं मिलता है। चलिए इसमें देख सकते हैं पैसेज में आंसर है सब, ये गद्यांश है ना, इसमें सब आंसर है। हंस लो दो क्षण खुशी मिली गर, वरना जीवन भर क्रंदत है। किसका जीवन हंसी खुशी में इस दुनिया में रहकर बीता? सदा सर्वदा संघर्षों को इस दुनिया में किसने जीता? खिलता फूल मलान हो जाता, हंसता रोता चमन चमन है। कितने रोज चमके तारे, कितने रह रह गिर जाते हैं। हंसता शशि भी छिप जाता, जब सावन घन घिर जाता। उगता ढलता रहता सूरज, जिनका साक्षी नील गगन है। नील गगन मतलब नीला आसमान। आसमान को छूने वाला वे ऊंचे ऊंचे मीनारे, मिट्टी में मिल जाता वे छिन जाते हैं सभी सारे। दूर तलक धरती की गाथा, मौन मुकर कहता छन छन। यदि तुमको मुस्कान मिली तो मुस्कुराओ सबके संग जाकर। यदि तुमको सामर्थ्य मिला तो थामो सबको हाथ बढ़कर, झांको अपने मन दर्पण में प्रतिबिंब। चलो अब शुरू करते हैं इसका पैसेज। हंस लो दो क्षण खुशी मिलने, वरना जीवन भर क्या है? क्रंदन। दूर तलक किसकी गाथा है? धरती की। नील गगन एक शब्द है नीलांबर का। नील गगन का एक शब्द नीलांबर। खिलती फूल क्या हो जाता है? म्लान। चलिए आगे देखिए 9 नंबर। जिस वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित है उसको क्या बोलते हैं? सकर्मक। कर्म तो रहे करेगा और कर्ता तो रहेगा ही। बालक चांद की ओर देख रहा है, और होगा, ई और मतलब होता है जोड़ना, तो बी नंबर बिल्कुल सही है इसका। प्रतिदिन पद में कौन अवयव है? क्रिया विशेषण अवयव। सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? समास। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, के द्वारा आ गया तो कर्मवाचक। पिताजी ने अखबार पढ़ा तो कर्तरीवाचक। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े कचरे के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति है न रचनीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज़ को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तत्व का दर्शन किया तो उसने कोई वस्तु नहीं देखा। इसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, इसमें जितना अंश कल्याण का है वह कल्याणकारी की अपेक्षा श्रेष्ठ है। प्रस्तुत गद्यांश लेखक कौन है? ये है सभ्यता और संस्कृति। इसको लिखा है भदंत आनंद कोसलायन। मानव संस्कृति कैसे वस्तु है? अविभाज्य। लेखक के अनुसार कल्याणकारी निर्माण होता है अस्थायी। समाज में भेदभाव को बनाए रखना किसका ढेर है? कूड़े कचरे का ढेर। चलिए अब 10 गो क्वेश्चन है। विकल विकल उन्मत्त थे उन्मन, विष के निदान के सकल जान। ज्ञात आए ज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा, यह बादल वाला। प्रस्तुत पद्यांश में किन किन शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है? पुनरावृत्ति मतलब बार बार रिपीट हुआ है। विकल और उन्मन। चलो और 10 को क्वेश्चन है लास्ट। जल से फिर शीतल कर दो का संकेत क्या है? शांति और सुख लाना। कवि ने बादलों को क्या कहकर पुकारा है? अज्ञात दिशा से आने वाला। निदाघ का शाब्दिक अर्थ क्या है? गर्मी। आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा हुआ होगा? पेट की आग को शांत करना। बालक अमीरुद्दीन रियाज के किस मंदिर में जाया करते थे? बालाजी मंदिर। अमीरुद्दीन रियाज मतलब ये हो रहा है उसका बात है। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानता है? खीरा बेचने वाला। विकल विकल उन्मन थे, उन्मन पंक्ति किस पाठ से लिया गया? उत्साह। नागार्जुन ने फसल के किस आवश्यक तत्वों की चर्चा की है?
नदियों का पानी, मिट्टी के गुणधर्म, सूर्य की किरण, किसान का मेहनत, इनमें सभी। कभी कभी बच्चा किसका जुलूस निकालते थे? बारात का। साना साना हाथ जोड़ी पाठ है, क्या है? ये यात्रा वृत्तांत है। लेखक अपने किसका उपभोक्ता समझ बैठता है? तो विस्फोट का। जब वो हिरोशिमा जाता है तो जब पत्थर पे मनुष्य की आकृति देखता है तो अपने आप को विस्फोट का उपभोक्ता समझ बैठता है। ठीक है, थैंक यू। आपका सेट 1 से 5 1 वीडियो में कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू। सबको एक एक लाइक कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।